Now, my dear friends, we are going to discuss the extent of unemployment in India. यानी हम बात करने वाले हैं कि टोटल पॉपुलेशन में से काम करने वाली पॉपुलेशन कितनी है जो कर सकती है, और जो कर सकती है उसमें से आखिरकार कर कितनी रही है, राइट? और कितने ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं मगर उन्हें काम नहीं मिल रहा। यानी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द परसेंटेजेस, राइट? आज अगर मैं बोलूं अनएम्प्लॉयमेंट, तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि जॉब पूरे साल ही नहीं मिल रही। हमें चेक क्या करना पड़ता है कि भाई पूरे साल में अगर स्टेटस ये रहा उसको चेक करो, फिर वीकली स्टेटस चेक करो कि वीक में कितने दिन जॉब मिली, फिर ये चेक करो कि डे के हिसाब से एक दिन में भैया आधे दिन का भी काम मिला कि नहीं मिला। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइम पीरियड, the weekly, daily positions of employment, whether it is there or not. तो इसके हिसाब से ही हम करने क्या वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले हैं, राइट? फिर हम ये भी चेक करेंगे आखिरकार ऐसे बाकी जितने आसपास के देश हैं, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया हो गया, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इन सब के लेवल पर अगर चेक करें तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होना एक्चुअली एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, राइट? सो इस चीज को डिस्कस करना आप शुरू करते हैं दोस्तों। एक्सटेंट की बिगिनिंग कर रहे हैं। सो ये है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इंसिडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स, वर्क फोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो लेबर फोर्स क्या है, आइए सबसे पहले लेबर फोर्स के बारे में जानते हैं। सो ये क्या है, इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन है, या कहीं से लेबर फोर्स है, विच सप्लाइज और सीक्स टू सप्लाई लेबर फॉर प्रोडक्शन। या तो सप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं, करने के लिए रेडी हैं कि हम प्रोडक्शन करेंगे, हम अपनी सर्विसेज देंगे, राइट? सो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग दे रहे हैं वो कहलाएंगे एम्प्लॉयड। दोज हु आर सीकिंग टू गिव देयर सर्विसेज, जो देना चाहते हैं बट वो दे नहीं पा रहे क्योंकि जॉब नहीं है, वो है अनएम्प्लॉयड। यानी अगर मैं इन दोनों का टोटल कर लूं तो मेरी टोटल वर्क फोर्स हो गई, टोटल लेबर फोर्स हो गई। कितनी लेबर फोर्स आखिरकार हमारे पास है, राइट? एंड द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स पर 1000 पर्सन। यानी टोटल की टोटल पॉपुलेशन में हर 1000 व्यक्तियों में से कितने लोग लेबर में आते हैं। लेबर में आते हैं का मतलब कितने लोग या तो अपनी जॉब कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, या कितने लोग जॉब करना चाहते हैं, दे आर रेडी टू गिव देयर सर्विसेज। यानी टोटल लेबर कितनी हमारे पास है, चाहे एम्प्लॉयड हो या ना हो। अब वर्कफोर्स क्या है, वो वर्कफोर्स इस लेबर फोर्स का ही पार्ट है। सो वर्कफोर्स इज अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। Workforce is a part of labor force and refers to the population which is employed. यानी टोटल लेबर में से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। देखो मान लो कि पूरे के पूरे 1000 लोगों में से कुछ बच्चे और कुछ बूढ़े हैं, वो तो काम करेंगे नहीं, वो लेबर में है ही नहीं। तो बच्चे मान लो फॉर एग्जाम्पल 700 एग्जाम्पल, तो टोटल में से ये हो गई हमारी लेबर फोर्स। लेकिन लेबर फोर्स का मतलब होता है वो सभी व्यक्ति जो एम्प्लॉयड है प्लस वो जो कि अनएम्प्लॉयड है, दोनों काउंट होते हैं। लेकिन इस 700 में से जितने लोग एम्प्लॉयड हैं, इस 700 में से जितने लोग एम्प्लॉयड हैं, अगर मैं इन लोगों की बात करूं तो ये मेरी वर्क फोर्स है, right? Yani we are talking about this part. So workforce is a part of labor force and refers to the population which is employed. Thus workforce participation rate is defined as the number of persons या person days employed per 1000 persons. यानी इसी 1000 में से अगर मैं कहूं 700 लेबर फोर्स है, उसमें से 500 एम्प्लॉयड है और 200 अनएम्प्लॉयड है। तो अगर मैं पूछूं बताओ जी वर्क फोर्स कितनी है, वर्कफोर्स अब क्या करेंगे, टोटल लेबर फोर्स में से काउंट करेंगे, इस टोटल को काउंट नहीं करेंगे।
यानी हम ये नहीं कहेंगे कि 1000 में से 500 लोग काम कर रहे हैं, वी विल नॉट से दैट, वी विल से दैट कि अब पहले लेबर फोर्स ले आओ। अब लेबर फोर्स अगर 1000 में से 700 है और मैं अगर टोटल करूं, मान लो 130 करोड़ लोग हैं हमारे यहां, 130 करोड़ में से अब मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, मान लो 100 करोड़ लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब 100 करोड़ में से क्या करना है, इसको थाउजेंड्स में बांट देना है, लेबर फोर्स को भी थाउजेंड्स में बांट देना है। तो हर 1000 लेबर फोर्स के व्यक्तियों में से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं, वो परसेंटेज भी इस नंबर के बेसिस पर निकाली जाती है। तो यानी ये आ गया टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग काम कर सकते हैं, यानी कर रहे हैं, करना चाहते हैं। ये लेबर फोर्स में से कितने एम्प्लॉयड है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे चलते हैं। अब इसी के बेसिस पर आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी निकाल सकते हैं, राइट। कैसे? लेबर फोर्स में से मान लो 1000 की लेबर फोर्स है, उसमें अगर थोड़ा सा ऊपर जगह ले लेते हैं, वहां लिखते हैं इसे, अगर लेबर फोर्स है मेरे पास 1000, राइट, उस 1000 में से जो वर्क फोर्स है वो लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं, मान लिया जाए 700, और जो अनएम्प्लॉयड हैं वो लोग कौन है, जिनको जॉब मिले नहीं, 300। तो इस 1000 में से 300 लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं यहां पर, ये 30%, ये क्या हो गया, ये हो गया अनएम्प्लॉयड लोगों का रेट। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? सो मान लो पहले मेरी टोटल पॉपुलेशन मुझे चाहिए, वो होगी हर 1000 में से कितने लेबर फोर्स हैं, वो टोटल लेबर फोर्स निकाल लिया। फिर हर 1000 लेबर फोर्स में से कितने एम्प्लॉयड है, वर्क फोर्स निकाल ली। फिर उसी 1000 लेबर फोर्स में से कितने अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकाल लिया आपने। ये काम है दोस्तों हमारा यहां तक का, ये मीनिंग समझ में आ गया हमें। अब मेजर करने की जरूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाए, और इसके लिए दोस्तों हम बात करेंगे अपने इन 3 मेथड्स की। यूजुअल स्टेटस ये बताता है दोस्तों क्रॉनिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है वही लोग यहां पर आते हैं जो लोग क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड हैं, यानी जिनको काम ही नहीं मिल रहा, काम करना चाहते हैं और बिना काम किए रह नहीं सकते क्योंकि इनका गुजारा ही नहीं होगा, राइट। सो दिस मेजर जनरली गिव्स द लोएस्ट एस्टिमेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी काम करेंगे, इनका काम किए बिना गुजारा नहीं है, राइट। सो इसीलिए जब भी मेजर किया जाता है यूजुअल स्टेटस तो हमेशा ये लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाता है, क्योंकि यहां पर ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो बिना काम किए रह पाएंगे, उनका जीवन यापन करना बहुत जरूरी है, तो वो कम पैसों में भी काम करेंगे। इसीलिए जब भी यूजुअल स्टेटस के बेसिस पर चेक किया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे कम दिखाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका करंट वीकली स्टेटस और करंट डेली स्टेटस। तीसरा तरीका करंट वीकली स्टेटस का मतलब कि हर वीक में हम डेटा कलेक्ट करेंगे, अब उसमें से कितने लोग एम्प्लॉय हो पाए, चाहे वो एक ही दिन के लिए क्यों ना हुए हो, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक, इवन इफ ही इज एम्प्लॉयड फॉर 1 डे, हम उसके बेसिस पर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब करंट डेली स्टेटस में क्या होता है कि हम यहां पर हर आधे दिन की कैलकुलेशन करते हैं। किसकी? हर आधे दिन की। सो करंट डेली स्टेटस में द रेफरेंस पीरियड हियर इज अ डे and it counts every half day's activity status of the respondent over the week। यानी एक पूरे वीक में हर आधे दिन में वो क्या कर रहा है उसके बेसिस पर हम ये कैलकुलेशन करते हैं, और उन सबको एग्रीगेट कर दिया जाता है। एग्रीगेट करने के बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट डेज काउंट कर लेते हैं कि इन टोटल कितना समय वो अनएम्प्लॉयड रहे, राइट। सो जितना दिन वो अनएम्प्लॉयड रहे रेफरेंस वीक्स में, जिस वीक्स को हमने रेफर किया है,
ये तो बन जाता है न्यूमरेटर, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द न्यूमरेटर। और जो एग्रीगेट एस्टिमेटर है, एग्रीगेट एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज है, लेबर फोर्स के डेज, जो लेबर फोर्स काम करना चाहती है लेकिन मिला कम या पूरा मिला, उसके हिसाब से हम उसे डिनोमिनेटर बनाकर ये रेट निकाल लेते हैं। मान लो लेबर 100 दिन काम करना चाहती है, लेबर डेज हमारे पास इतने हैं, लेकिन हमने जब उनके हाफ डे सब कुछ कैलकुलेट करके देखा तो उन्हें केवल 70 दिन काम मिला। तो यानी इस हिसाब से हमने देख लिया कि 70 डेज काम मिल गया और 30 दिन काम नहीं मिला, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाती है, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि भाई कितने हमारे पीछे इतने प्लान्स निकल गए, वहां पर जॉब की सिचुएशन क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या थी, तो ये आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के सारी डिटेल्स यहां पर दी हुई हैं। और यहां पर देखें तो हमारे लिए बस इस डेटा को याद कर लीजिए थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मैं कहूँगा सीधा 11th प्लान की तरफ आ जाएं तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। सो ये पुराना डेटा है, 5 ईयर प्लान 1 जहाँ 3.3 मिलियन लोग थे, उसमें 9.0 मिलियन ऐड हो गए, और उसी तरह से 5 ईयर प्लान 2 की बिगिनिंग में बैकलॉग था 5.3 मिलियन जिनको जॉब नहीं मिल पाई। इस तरह से डिटेल्स दी हुई हैं। हमें सीधा पहुंचना है अपने 2007 से 2012 जो कि 11th प्लान को बताता है, और इसने क्या सोचा कि भाई हम 58 मिलियन में 10 लाख होते हैं, राइट। तो 10 लाख और ये आ गया हमारा 58 मिलियन, इतनी वर्क अपॉर्चुनिटीज हम जनरेट करेंगे, राइट। ये था मकसद। एज पर द लेटेस्ट डेटा ड्यूरिंग 1999 टू 2004-5 यहां से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई 59.9 मिलियन पर्सन्स, बट 2004-5 से लेके 2009-10 तक ये केवल इंक्रीज हुई 1.1 मिलियन से, यानी पुराना तो था ही, उसमें 1.1 मिलियन और ऐड हुआ। तो कहने का मतलब है इस दौरान हमारे पास काफी कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई। सो इस तरह से ये कुछ पीरियड्स हैं जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, राइट। हम सीधा इस करंट डेली स्टेटस पर आते हैं, इस रेट ऑफ डेली स्टेटस पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस डेली स्टेटस की परसेंटेज को दोस्तों याद करिए। ये क्या है 2011-12 का 5.6% डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट का, कि इस समय ये लोग इतने परसेंट अनएम्प्लॉयड रहे। 1983 से शुरू करके यहां पर आप देखिए, सबसे पहले ये ज्यादा है, फिर घटा, ये 9 है मान लीजिए, 6 पे गया, 7 पे आया, फिर 8 पे आया, फिर 6 पे चला गया, फिर 5.6 पे चला गया। तो ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। वो एक लेवल से अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, बट बहुत ज्यादा कम नहीं हो पाई। और ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि द फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट डिस्पाइट मार्जिनल ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट इन 2009-10 एंड 11-12, यहां पर क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट फॉल हुई है। 2009-10 और 11-12 में हम देखते हैं कि क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट का रेट कम हुआ। देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है, अरे वाह, अनएम्प्लॉयड लोग अब कम हैं, सबको जॉब्स मिल गई। ऐसा नहीं हुआ। उस दौरान मार्जिनल ग्रोथ ही हुई है एम्प्लॉयमेंट में, यानी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं बढ़ी, फिर भी एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गई। दोबारा बोलता हूं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हुई थी, फिर भी जब अनएम्प्लॉयड पीपल का नंबर देखा तो वो बहुत ज्यादा कम हो गया। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों, 6.6 से ये लगातार ये आपको जो डाउनफॉल दिखा अनएम्प्लॉयमेंट में, जो कि अच्छी बात है, ये अनएम्प्लॉयमेंट गिर क्यों रही है। ये कहानी अनएम्प्लॉयमेंट की है दोस्तों। तो अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं कि कम होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं हाँ जी कम होनी चाहिए, लेकिन इतना शार्प ये डाउनफॉल क्यों आया? इस कारण से नहीं कि हमने एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कर दी, इस कारण से आया क्योंकि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला। यानी ऐसे बहुत सारे यंग पीपल थे जिन्होंने
फर्दर स्टडीज को चुना रादर देन गोइंग फॉर जॉब्स। तो उन्होंने जॉब के लिए एप्लीकेशन वगैरह नहीं लगाई, उन्होंने सोचा हम हायर स्टडीज करेंगे। या वो लोग जो ड्रॉप आउट थे बीच में से, उन्होंने सीधा काम करना शुरू नहीं किया, वो वापस स्टडी करते चले गए। यानी जब लोग अपने आप को लेबर फोर्स में काउंट ही नहीं करेंगे, दे विल नॉट से कि मैं काम करना चाहता हूं, वो कहेंगे मैं पढ़ना चाहता हूं, तो ऑटोमेटिकली वो लेबर फोर्स से निकल गए। अब जब वो लेबर फोर्स से निकल गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिकली हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो गिर गया। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए कि 2009-10 और 11-12 में डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको मिला और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के चलते जो यंगर पॉपुलेशन थी उसने एजुकेशन को चुना रादर देन पार्टिसिपेटिंग इन लेबर मार्केट। सो वो लेबर मार्केट में आकर काम करना नहीं चाहते। इस समय इस दौरान ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें अल्टीमेटली आगे और ज्यादा स्टडी करनी है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है। तो इस कारण से यहां पर आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट कम होती हुई नजर आई, राइट। तो ये एक काफी बड़ा रीजन रहा। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर दी, राइट। सो देखा जाए तो भाई इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट बहुत समय से हुआ नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, और इन टोटल देखें तो ये इंक्रीज बहुत ज्यादा तेज भी नहीं हुआ, इट इज नॉट वेरी इनकरेजिंग। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो उसमें तो बहुत बड़ा फॉल आया। क्यों? क्योंकि अब चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग को उसने इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि हम बहुत ज्यादा चीजें वहां से इंपोर्ट करने लग गए। तो जैसे आप देखेंगे ऐसे न जाने कितने सेक्टर हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया के थे, जो छोटे छोटे लेवल पर लोग काम कर रहे थे, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए थे। जैसे कि खिलौनों की बात कर लेता हूं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए, लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं लोगों के अगेंस्ट ट्रेडर आया। ट्रेडर ने कहा कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग का इनका लेना ही नहीं, मैं सीधा चाइना जाऊंगा, वहां से ही मैं इंपोर्ट करके ले आऊंगा और इनसे भी सस्ते दामों पर अच्छी चीज बेचूंगा। तो ऑटोमेटिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो इंपैक्ट हुआ इससे। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको कॉम्पीट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी, उससे हम नए डिजाइन नहीं बनाना चाहते। चाइना भी खिलौनों की कोई बहुत जबरदस्त जो है उसके अंदर नई R&D नहीं करता। यूरोपियन मार्केट के लोग वहां पर खिलौनों में न जाने अपने अपने बहुत बड़े बड़े उनके स्कूल्स बने हुए हैं। तो अब जो भी लोग वहां से यूरोपियन यूनियन में थे वो लोग चाइना जाते हैं और वहां जाके अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं। चाइनीज पीपल उसको सस्ते से सस्ता बना करके वहां पर भेज देते हैं। अब सवाल ये आता है हमारे सामने कि अगर ऐसी पोजीशन में इंडियन मैन्युफैक्चरर उनको कॉम्पीट करना चाहे तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पीट करना बेहद मुश्किल हो गया, राइट। सो कंपटीशन क्योंकि वहां बेहद मुश्किल हो गया, अब ऐसी पोजीशन में क्या हो? ऐसी पोजीशन में ये जो हमारा मैन्युफैक्चरर था इसने सोचा कि मैं भी ट्रेडर बन जाता हूं। ये भी अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग छोड़ करके ट्रेडिंग में लग गया, ये भी चाइना से इंपोर्ट करने लग गया और यहां पर आकर बेचने लग गया। अब सवाल ये आता है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड थे उनका क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। सो अनएम्प्लॉयमेंट के ये भी बहुत बड़े कारण है। इन लोगों ने खुद ही अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, कुछ नया नहीं सोचा। सो इसके बेसिस पर आपको ये नजर आ रहा है कि भाई हमारा जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हुआ। इसीलिए सबसे ज्यादा जो जॉब लॉस हुए वो यही हुए। अब हम बात कर रहे हैं वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट और पार्टिसिपेशन रेट जो कि अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनके बारे में। फिर आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इन तीनों की कैलकुलेशन करके बताई हुई है, राइट। जैसे मैंने आपको समझाया था अभी कि किस तरह से हम वर्क फोर्स निकालते हैं, वो कितना पार्टिसिपेट कर रही है, वो लेबर में से ही कर रही है, राइट। और लेबर में से अनएम्प्लॉयड कितने हैं वो निकालने सिखाए थे मैंने आपको, राइट। सो ये है टोटल लेबर, उनमें से ये है अनएम्प्लॉयड, ये है एम्प्लॉयड। ये कौन है? एम्प्लॉयड। ये कौन है? अनएम्प्लॉयड। और ये है टोटल लेबर फोर्स। यानी अगर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकालना है
तो भाई 9 डिवाइडेड बाय 395 अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूंगा तो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आ गया। ये किसके बेसिस पर आया? हमने 3 लेवल सीखे थे दोस्तों, 3 तरीके से एम्प्लॉयमेंट को हमने कैलकुलेट करना सीखा था। तो हमने तीनों के बेसिस पर यहां नंबर लिखे, ये नंबर लिखने के बाद अल्टीमेटली हमने सबकी परसेंटेज निकाल ली। पहला जो तरीका था वो था आपका कैसा सिस्टम, याद है आपको? हमने देखा था कि यूजुअली किस तरीके से ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकाला जाता है। इज दैट सो और नॉट? सो ये था दोस्तों हमारा, लेट मी कम बैक टू दैट। यूजुअल स्टेटस, ये था हमारा करंट वीकली स्टेटस, ये था हमारा करंट डेली स्टेटस, राइट। अगर इसकी बात करूं, इन तीनों को ही हमने निकाला है और तीनों में ही हमने ऊपर जो बातें सीखी थी उसके बेसिस पर हमने यहां पर क्या निकाला है? वर्क फोर्स का, लेबर फोर्स का और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनका परसेंटेज। तो इस हिसाब से ये 1, 2 और 3 जो है हमारे सामने ये परसेंटेजेस नजर आ रही हैं। सो इस टेबल में अगर ध्यान से देखें, ये मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि जब भी आप सबसे पहले यूजुअल स्टेटस निकालोगे तो हमेशा वो आपको मिनिमम लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देगा, और वो आप यहां पर देख सकते हैं। ये डेटा कहां से आया? ये डेटा हमने जो भी हमारे एनएसएसओ हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल हमारे सर्वे जो होते हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ये लिया हुआ डेटा है। नेशनल सैंपल सर्वे जो करती हैं उनसे लिया गया डेटा ये आपके सामने है। इनके मल्टीपल राउंड्स होते हैं, ये उनकी कैलकुलेशन करते हैं। क्या नाम है देख लीजिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और उस डेटा के बेसिस पर ये कैलकुलेशंस की गई हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर देखने वाली कुछ ये परसेंटेज थी, राइट। अब इसके बाद हमें सीधा पढ़ना है कि जो सर्वे आया उसके बेसिस पर ये जो इस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के ये क्या बेसिक ट्रेंड्स रहे, यानी टोटल एम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे बढ़ी या अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे घटी, इन सब के ट्रेंड्स हमारे देश में स्पेशली इन इंडिया इस सर्वे में बताए गए। हमें ये सब जानने की जरूरत है दोस्तों, राइट। तो क्या कहा कि यूजुअल स्टेटस के हिसाब से 40% पॉपुलेशन जो है वो लेबर फोर्स है, जो काम करना चाहती है या कर रही है, और जो भी लेबर फोर्स काम कर रही है या करना चाहती है उसका 98% एम्प्लॉयड है, यानी केवल 2% लगभग अनएम्प्लॉयड है, राइट। अभी जो 2% अनएम्प्लॉयड है ये बहुत कम है, क्योंकि ये यूजुअल स्टेटस के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि ये क्रॉनिकल सिचुएशन देख करके ये बताते हैं, राइट। अब मेल्स की WPR, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, ये कंसिडरेबली हायर रहा फीमेल के वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट से। क्यों हायर रहा? क्योंकि कुछ कह लो हमारा सोशल, हमारा कल्चर के लेडीज को ज्यादा काम करने नहीं दिया जाता, जो कि धीरे धीरे बदल रहा है, बट इस कारण से वो पहले भी पार्टिसिपेशन कम रहा, राइट। अब इसकी बात करें इससे आगे, तो वुमेन जो है 48.3% पॉपुलेशन है उनकी, लेकिन केवल टोटल पर्सन एम्प्लॉयड की बात करें उससे उनमें से उनका केवल 23% शेयर है, यानी बाकी 77% मेल ही काम कर रहे हैं। सो द WPRs अकॉर्डिंग टू CDS डेली के हिसाब से देखा जाए तो भैया करंट डेली स्टेटस के हिसाब से WPR लोएस्ट है, CDS जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो। फिर एट ऑल इंडिया लेवल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.6% था इन CDS,
अप्रोच, ये जो कि हम डेली सिस्टम निकाल रहे हैं, राइट। और इट वाज 3.7% अगर हम वीकली के हिसाब से देखें और यूएस के हिसाब से देखें, यानी यूजुअल स्टेटस के हिसाब से देखें तो 2.3%। वो जो टेबल अभी आपने ऊपर देखी वो यही कैलकुलेशन की गई है, उसी की बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन है, आप कह दीजिए। रूरल एरिया में देखें तो वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो नियरली 2% है, मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, और देखा जाए ये फीमेल के लगभग बराबर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर जितना मेल काम करते हैं उतना फीमेल भी काम करती हैं, फीमेल भी अर्निंग में उनका साथ देती हैं। जबकि अगर अर्बन एरियाज में देखें तो वहां पर फीमेल की एम्प्लॉयमेंट कंसिडरेबली लो है इन कंपैरिजन टू रूरल फीमेल्स, यानी रूरल फीमेल ज्यादा काम करती हैं और जो अर्बन फीमेल्स हैं वो कम लेबर में पार्टिसिपेशन करती हैं, राइट। अब हम उसी की बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से अर्बन एरियाज में फीमेल एम्प्लॉयमेंट जो रेट है ये हायर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ फीमेल, यानी फीमेल्स ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। अब इसकी डिग्री को असेस करना है भाई, तो हमें कुछ अदर कंट्रीज से भी कंपैरिजन कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडिया का अगर कंपैरिजन करें 2013 में तो 8.8% था अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले काफी ज्यादा। बांग्लादेश, चाइना, इन सब से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज्यादा रहा, जितनी आसपास की आपको कंट्रीज नजर आ रही है। अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है भाई? गवर्नमेंट ने तो 11th प्लान जो बनाया उसमें तो सीधा सीधा टारगेट था कि एडिशनल एम्प्लॉयमेंट तभी जनरेट हो सकती है जब आप अपनी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाओगे। और बार बार एक बार मैं कहता आया हूं कि मैन्युफैक्चरिंग में भी आप जा सकते हैं, आप सर्विसेज में भी जा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आपको स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवियर, टेक्सटाइल, टूरिज्म हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, एंटरप्राइजेज हो गई, इनको बढ़ावा दिया गया। इनमें से क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, इसीलिए क्या किया गया, उनको पुश करा गया कि भाई तुम इस तरफ जाओ। अब विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कराने का फायदा क्या है? तो इस केस में जो हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो इसमें कवर हो जाती है। तो जितनी हमारी ये सीजनल डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रूरल वाले एरिया की है वो यहां कवर हो गई, राइट, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में बढ़ाया तो भाई जो हमारी इस अर्बन एरिया की अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड थे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, तो इसको पुश किया गया। इसके लिए नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट ये फॉर्मुलेट की गई 2009 में, और पर्पस यही था कि स्किल नॉलेज इंप्रूव हो, नेशनली एंड इंटरनेशनली आपकी क्वालिफिकेशन को रिकग्नाइज किया जाए। आज की डेट में अगर आप इंडिया में कोई एजुकेशन ले लेते हैं और यूएस में जाते हैं तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं जी वहां की आगे डिग्री आपको करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप एमबीबीएस कर लेते हैं इंडिया से और यूएस में जाके डॉक्टर की तरह काम करना चाहते हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू सो। वहां पर जाके अलग से आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्ट एंड परफॉर्म एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, राइट। इसी तरह से उनकी वैल्यू होनी चाहिए। प्लस 12th प्लान में हमारा एक्सपेक्टेड है कि एजुकेटेड यूथ हमारा अब आने वाले समय में लेबर फोर्स को ज्वाइन करेगा और यहां पर जितना जॉब अपॉर्चुनिटीज का जो ग्रेट स्ट्रेस है ये खत्म होगा, राइट। जो भी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सप्लाई चेन्स हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो है इसके अंदर हमारे इस एजुकेटेड पीपल का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए स्ट्रेस दिया जा रहा है कि हाईली स्किल बिल्डिंग पर स्ट्रेस दिया जाए। आज की डेट में आप देखेंगे गवर्नमेंट केवल और केवल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर फोकस कर रही है। सो फॉर एजुकेशन इज कंसर्न, लोग एजुकेटेड तो हैं मगर स्किल्ड नहीं है, ये सरकार भी जानती है और अब नए नए एरियाज में अपॉर्चुनिटी जनरेट करने का काम करती है, राइट। आज की इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग में भी आप चाहे एरोस्पेस इंजीनियरिंग ले लीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरी ले लीजिए, इन सब जगह पर हैंडलूम्स हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये सब आईटी, मशीन टूल्स, ये सब जगह पर
आज की डेट में स्किल डेवलप करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको स्पेशली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर की तरह आइडेंटिफाई किया गया है और इन्हीं को प्रायोरिटी दी जा रही है। फूड प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, मशीन टूल्स, आईटी हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग या शिपिंग, ये सब चीजें दोस्तों आज की डेट में हाईली डिमांडेड हैं। इसीलिए सरकार इन सब केसेस में क्या कर रही है, मैक्सिमम सपोर्ट देकर स्किल डेवलपमेंट करवा रही है, राइट। सो दोस्तों ये पार्ट भी हमारा यहां खत्म होता है। एज आई ऑलवेज से कि जो भी समरी दी हुई है इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में और जो यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके रिवाइज हो जाएंगे इन सारे के सारे पॉइंट्स में, वॉट एवर वी हैव डन। सो विद दिस अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर इज ऑल्सो डन। हम मिलेंगे दोस्तों अपने अगले सेशन में और फिर से कुछ नया लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।